हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पे बोरोअर्स और इन्वेस्टर्स मीट करते हैं और उनके बीच में फंड्स का ट्रांसफ़र होता है। तो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। सेवर्स कौन होते हैं? जिनके पास एक्सेस में मनी है और उन्होंने अपने पैसे को सेव करके रखा हुआ है। और बोरोअर्स कौन होते हैं? जिनको नीड है पैसे की और वो बोरो करना चाहते हैं पैसे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट में सेवर्स और बोरोअर्स के बीच में लिंक बनता है। Then investors are called surplus units and business enterprises are called deficit unit। तो फाइनेंशियल मार्केट में दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है सरप्लस यूनिट और एक होती है डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट्स क्या होती हैं? यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, एक्सेस में पैसा है, उनकी अपनी नीड तो पूरी हो ही रही हैं और उनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है कि वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी और को वो पैसा लेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादातर हम मानते हैं कि हाउस होल्ड्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनके पास एक्सेस में मनी होता है और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। और बिज़नेस यूनिट्स जो होती हैं वो हमेशा नीड में रहती हैं फ़ंड की, इसीलिए वो हमेशा बोरोइंग यूनिट्स होती हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं डेफिसिट यूनिट्स। डेफिसिट यूनिट्स का मतलब हो गया कि जिनके पास कभी भी एक्सेस में पैसा नहीं रहता है, उनको हमेशा नीड रहती है पैसे की। तो ये क्या है? इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट्स, यानी कि जो इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो रहा है, इसका मतलब उसके पास सरप्लस में पैसा है, इसीलिए उसे सरप्लस यूनिट्स कहेंगे। एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज आर कॉल्ड डेफिसिट यूनिट्स। बिजनेस एंटरप्राइजेज हमेशा नीड में रहती हैं पैसे की, इसीलिए उनके पास हमेशा डेफिसिट रहता है मनी का, इसीलिए उनको डेफिसिट यूनिट्स कहते हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर्स मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट। तो सरप्लस यूनिट्स जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेकर फाइनेंशियल मार्केट डेफिसिट यूनिट्स को ट्रांसफ़र करता है मनी। क्या मतलब हो रहा है कि सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट पे ट्रांसफ़र करता है मनी को फाइनेंशियल मार्केट। सरप्लस यूनिट्स कौन है? जिनके पास एक्सेस में पैसा है। और डेफिसिट यूनिट्स कौन है? जिनको नीड है पैसे की, वो बोरो करना चाहते हैं। तो सरप्लस यूनिट्स कौन सी हो गई? नॉर्मल हाउस होल्ड्स। और डेफिसिट यूनिट्स कौन सी हो गई? जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में फ़्लो होता है मनी का सरप्लस यूनिट से फाइनेंशियल यूनिट्स की तरफ। देन देयर आर टू वेज थ्रू विच फंड्स कैन बी एलोकेटेड। अब जिसके पास भी एक्सेस में फ़ंड है, जिसके पास भी ज़्यादा पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके पास दो तरीके होते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के या फिर अपने फ़ंड को एलोकेट करने के। कौन कौन से हैं? एक तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक में जमा करने से क्या होगा कि आप बैंक में जमा करेंगे और आपका जो पैसा होगा वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि बैंक में आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो एकदम सिक्योर रहेगा, लेकिन जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना उसके बदले में, वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो पैसा होता है वो रिस्क पे रहता है हमेशा, कि भाई जैसे आपने शेयर्स खरीद लिए, आज शेयर की वैल्यू इतनी है, कल नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क रहता है हमेशा फंड्स का फाइनेंशियल मार्केट में। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बैंक से बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास चॉइस है कि वो बैंक में जमा करे या फाइनेंशियल मार्केट में जमा करे। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। देन ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो सरप्लस यूनिट्स होती हैं और बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो डेफिसिट यूनिट्स होती हैं, है ना। तो यानी कि हाउस होल्ड के पास हमेशा एक्सेस में पैसा है, वो इन्वेस्ट करने को राज़ी है। और बिजनेस एंटरप्राइजेस हमेशा डेफिसिट मनी में चलती हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है और ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है कि हाउस होल्ड जो है दो तरीके से अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, या तो बैंक में वो डिपॉजिट कर दे या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तो ये तो हो गया दो तरीके से वो पैसा अपना डिपॉजिट कर सकता है। अब जो बिजनेस फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स भी अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकती हैं बैंक में और फाइनेंशियल मार्केट में भी वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये टू वे होता है, यानी कि बिजनेस फर्म्स बैंक से बोरो भी कर सकती हैं, डिपॉजिट भी कर सकती हैं और बोरो भी कर सकती हैं। और फाइनेंशियल मार्केट में भी बिजनेस फर्म इन्वेस्ट भी कर सकती हैं और फाइनेंशियल मार्केट से बोरो भी कर सकती हैं। लेकिन इसमें हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो सिर्फ वन वे चलता है, यानी कि हाउस होल्ड सिर्फ इन्वेस्ट करता है।
जो बोरोइंग का काम करता है वो सिर्फ बिजनेस फर्म करती हैं। तो हम ये अज्यूम करके इस डायग्राम को समझ रहे हैं, ठीक है, कि जो बोरोइंग का काम है, जो बोरोअर है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फर्म है, हाउस होल्ड बोरोअर नहीं है। हाउस होल्ड हमेशा सरप्लस यूनिट है और वो इन्वेस्ट ही करेगा। तो हाउस होल्ड बैंक और फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, बिजनेस फर्म्स भी बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं और दोनों से ही बोरो कर सकती हैं। बैंक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल मार्केट से शेयर्स ले सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, उस तरीके से फंड इन्वेस्ट अपने फंड को रेज कर सकती है। तो ये एक तरीका हो गया कि जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में मनी फ्लो होता है। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इस बात का क्या मतलब है कि ये एक तरीके से लिंक की तरह काम करता है सेवर्स और बोरोअर्स के बीच में। अगर कोई इंसान है, ठीक है, हम और तुम ले लेते हैं कि हम लोग अगर अपने घर में सेविंग करते हैं और बहुत सारा हमने पैसा अपने पास इकट्ठा करके रख रखा है, ठीक है, हम उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बस हमारे पास रखा हुआ है, तो क्या वो मनी ब्लॉक नहीं हो रहा है? ना तो हमारे काम आ रहा है, ना किसी और के काम आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप उसी पैसे को ले जाके कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो भाई उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, कुछ फ़ायदा भी होगा आपको और इकोनॉमी में भी कैश फ्लो होगा। वैसे आपका पैसा ब्लॉक हुआ है, वो पैसा ब्लॉक हुआ है, और अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका फ्लो भी अच्छा होगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है कि भाई आपकी जो सेविंग है आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करिए अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। और ये फाइनेंशियल मार्केट आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे सूटेबल और सबसे अच्छी रहेगी, तो आप उसमें उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंक में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो भाई अगर आपको मिलेंगे 4% 5% का इंटरेस्ट, वहीं अगर आप कोई शेयर्स खरीद लेते हैं, डिवेंचर खरीद लेते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है और वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा और भी बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट आपको बताता है कि आप अपनी जो सेविंग को, आपके पास जो एक्सेस में पैसे रखे हुए हैं, आप उनको किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। देन फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी क्या होती है भाई? प्राइस जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं डिमांड और सप्लाई से। तो जैसे ये आपकी डिमांड हो गई, ठीक है, ये डिमांड हो गई और ये सप्लाई हो गई। तो यहाँ जब डिमांड और सप्लाई मीट करेगी तो यही तो है प्राइस जिस पे आप अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करती है कि भाई क्या प्राइस रखें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करती है कि भाई डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ये प्राइस होना चाहिए। देन प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप जब भी चाहें, फाइनेंशियल मार्केट में बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ तो चलती रहती है, ठीक है। तो आप जब भी चाहें कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है, आप उसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, किसी और को बेच दीजिए, ठीक है। तो आप आपकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, आपको हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। आप अपने फाइनेंशियल एसेट को बहुत जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं आसानी से फाइनेंशियल मार्केट में। देन लास्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है? अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसका प्राइस क्या है, इसकी डिमांड क्या है, ये क्या है, ऐसा क्या है, कौन कौन सी सिक्योरिटी हैं, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में ही आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट चली जाती है, पैसे चले जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आपको एक ही जगह पे सारी जानकारी देता है कि भाई इस सिक्योरिटी का ये प्राइस है, इतनी इतनी सिक्योरिटी अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको सारी जानकारी एक ही जगह पे देता है फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या है कि इससे आपका जो कॉस्ट होगी ट्रांजैक्शन की वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो भाई ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलिए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो टाइप के मार्केट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया कि ये इस टाइप का मार्केट है जहाँ पर आपको ज़्यादातर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड अरेंज करना है तो आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे। और मनी मार्केट क्या है? जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ मिलती हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड अरेंज करना है जो कि आप 1 साल के अंदर अंदर पे बैक कर दो, तो आप मनी मार्केट में जाइए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर दो हैं,
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है, बिल्कुल फ्रेशली पहली बार जब वो शेयर्स या डिबेंचर कुछ भी, डेट इक्विटी कुछ भी इशू कर रही है, पहली बार अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट में करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में एक बार जो शेयर इशू हो गया वो कस्टमर का हो गया, अब कस्टमर उसे किसी को भी बेचे। तो कस्टमर्स के बीच में जो बाइंग और सेलिंग चलती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज से डील करता है सेकेंडरी मार्केट। इसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। यहाँ पर भी डेट और इक्विटी दोनों ही तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं, डिबेंचर, शेयर, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कंपनी फ्रेशली शेयर इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट में करती है, और उसके बाद एक बार वो कस्टमर का हो गया तो कस्टमर उसे किसी को भी बेचे, तो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का जो डीलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो चलिए अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को एक एक करके समझते हैं। पहले मनी मार्केट देखते हैं। तो मनी मार्केट क्या बताया गया आपको कि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, ठीक है। जब भी आपको अगर शॉर्ट टर्म फंड रेज करना है जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर पे बैक कर दो, तो वो मनी मार्केट के अंदर होगा। देन इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यही जो अभी बात हमने बताई आपको। इट इज़ ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। क्यों शॉर्ट टर्म के लिए है? तो शॉर्ट टर्म के लिए फंड ज़्यादातर क्यों अरेंज किए जाते हैं? अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए फ़ंड अरेंज कर रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म फंड लेते हो, क्योंकि आपको नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए और ऑपरेशंस के लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपको वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादातर शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एसेट्स वगैरह खरीद रहे होते, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, तो आपको लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत होती। इसीलिए ये कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म फंड अगर आप रेज कर रहे हैं तो जनरली आप वर्किंग कैपिटल के लिए ही कर रहे होंगे। देन कुछ कॉमन इंस्टीट्यूट्स हैं जो मनी मार्केट से डील करते हैं, जैसे कि अच्छा मनी मार्केट जो होती है वो कोई ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि देखो चलो बाज़ार चलते हैं तो हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर इस जगह पे बाज़ार है, ये मार्केट है तो यहाँ पर जाओ तो ये मनी मार्केट है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक कंप्लीट मार्केट बनाते हैं। तो वो कौन कौन से कॉमन इंस्टीट्यूट्स हैं? जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC, GIC, UTI, ये कुछ डिफरेंट कॉमन इंस्टीट्यूट्स हैं जो मनी मार्केट एक साथ मिलकर ये मनी मार्केट बनाते हैं, ठीक है। देन कुछ फीचर्स हैं मनी मार्केट के। क्या? पहली बात, ये शॉर्ट टर्म में डील करता है कि जैसे शॉर्ट टर्म फंड्स आपको रेज करने हैं तो आप मनी मार्केट से करेंगे। कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है। अभी ये वाली बात आपको बताई कि कोई फिक्स मार्केट नहीं होती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक मार्केट बनाते हैं, ठीक है। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा ये कुछ कॉमन इंस्टीट्यूट्स थे, ये भी आप फीचर्स में ले सकते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? कॉल मनी, कमर्शियल डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स। तो ये डिफरेंट ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारा मनी मार्केट। चलिए अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट देखते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक के पास भी कैश की शॉर्टेज पड़ जाती है, लेकिन बैंक को अपना CRR मेंटेन करके चलना होता है। ये उसके ऊपर लीगल कंपल्शन होता है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो हर दिन का CRR बैंक को मेंटेन करके चलना होता है। लेकिन इन केस अगर कभी कैश की शॉर्टेज पड़ गई लेकिन CRR तो मेंटेन करना है, तो बैंक क्या करेगी कि दूसरी किसी बैंक से जिसके पास सरप्लस में पैसा हो उससे बोरो कर लेगी। बोलती है कि भाई मुझे कम पड़ गए हैं पैसे, तुम मुझे दे दो। तो दूसरी बैंक जो है वो उसको दे देगी पैसे। तो ये आप देख रहे हैं कि बैंक और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक बैंक के पास जिसके पास शॉर्टेज है वो मांग लेगी दूसरी बैंक से जिसके पास सरप्लस में पैसा है, ठीक है। ये होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इतना शॉर्ट पीरियड के लिए कि ये ज़्यादातर एक दिन के लिए, कि भाई एक दिन के लिए मांगा एक बैंक ने और दूसरे ही दिन वो रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो इसको हम कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अभी बताया। कॉल मनी एंड दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज जनरली 1 day। देन मोस्टली यूज बाय बैंक्स, ऑल्सो कॉल्ड इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। क्यों कहते हैं इसको इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैंक और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ये इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट कहलाता है। देन अदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक्स ही यूज़ करें कॉल मनी को।
कॉल मनी से डील अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक्स के बीच में ही ट्रांजैक्शन हो, इंश्योरेंस कंपनीज़, म्यूचुअल फंड कंपनीज़, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस भी कॉल मनी में डील करती हैं। And other organizations such as insurance company, mutual funds company, etc. also deals with call money. Next, it is a market over the telephone and its liquidity is just next to cash. पहली बात क्या है कि it is a market over a telephone. सिर्फ आप फ़ोन करते हो और आपका काम हो जाता है। आप दूसरे बैंक को कॉल करते हो कि भाई मुझे कॉल मनी की ज़रूरत है, मुझे इतने पैसे दे दो, और दूसरा बैंक आपको फटाफट से पैसे देता है। आपको कोई लंबा चौड़ा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई प्रोसीजर नहीं है लंबा। आप इट इज़ अ मार्केट ओवर अ टेलीफोन, ठीक है। और क्या है, इट्स लिक्विडिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू कैश। ये इतना लिक्विडिटी में ऊपर है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो कैश तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी में सबसे ऊपर होता है, टॉप पर होता है। उसके जस्ट बाद कॉल मनी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ऑलमोस्ट 1 डे के लिए, है ना। तो क्या होता है कि एक दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। जब एक दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा तो आपने देखा कि लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा हुई इसकी। तो कैश के तुरंत बाद इसी की लिक्विडिटी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकर्स रिक्वायर कॉल मनी टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ CRR। क्या होता है कि अभी आपको बताया था कि बैंक्स को ज़्यादातर CRR मेंटेन करके चलना होता है, हर दिन का कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो वो उनके ऊपर तो कंपल्शन होता है, उनको तो हर दिन का मेंटेन करके चलना ही चलना है। तो अगर उसके पास कैश की शॉर्टेज पड़ जाती है तो फिर वो किसी और से बोरो करता है बैंक, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कॉल मनी ली जाती है वो CRR मेंटेन रखने के लिए ही ली जाती है। देन द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज़ कॉल्ड कॉल रेट। अब ऑफकोर्स आप किसी से कुछ बोरो कर रहे हो तो आपको फ्री में थोड़ी मिल जाएगा, आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो बोरोइंग बैंक है उसको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं कॉल रेट, ठीक है। Then it is very volatile rate as it varies from day to day, sometimes from hour to hour also। ये इतना volatile होता है नेचर में, यानी कि इतना जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है कि ये इतना जैसे एक दिन में भी चेंज हो सकता है और बल्कि एक घंटे के अंदर भी चेंज हो सकता है। इतना ज़्यादा ये वॉलेटाइल होता है नेचर में, जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है कॉल मनी पे इंटरेस्ट रेट, यानी कि कॉल रेट, ठीक है। तो ये था भाई हमारा कॉल मनी। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक्चुअली कभी कभी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है बोरोइंग की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जनरल पब्लिक से या फिर बैंक से बोरो करती है, लेकिन डायरेक्टली बोरो नहीं करती है, RBI के थ्रू बोरो करती है। RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ ट्रेजरी बिल्स, कुछ बिल्स इशू करती है जिसके अगेंस्ट में आप पैसे देते हो, ठीक है। तो ये बिल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये बिल्स इशू किए जाते हैं। देन इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाली बात बताई कि गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट इशू नहीं करती है, RBI इशू करती है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है, ठीक है। देन दीज बिल्स इनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की अगर ज़रूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल से शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। देन दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या मतलब है कि आपने एक बार ले लिया, ये बिल खरीद लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाम पे तो अब आपके ही नाम पे रहेगा। बिल्कुल शेयर्स की तरह होता है, जैसे आप शेयर्स को खरीद के किसी और को बेच सकते हो, वैसे ही ये ट्रेजरी बिल्स को भी आप खरीद के किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हो। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि ये किसी और के नाम पे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। देन दीज आर कंसिडर्ड एज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरह सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको RBI इशू करता है, और RBI तो सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सब कुछ RBI संभालती है। तो RBI बहुत ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो क्या है कि ये सेफेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है क्योंकि इसको RBI इशू करता है। या ये चीज़ आपके MCQs में पूछी जा सकती है कि बताइए इन सब में से सेफेस्ट सिक्योरिटी किसे कंसिडर किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि ट्रेजरी बिल को, ठीक है। देन दीज आर इशूड एट डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है अभी समझेंगे। मैच्योरिटी पीरियड इज़ फ्रॉम 14 to 364 डेज। शॉर्ट टर्म के लिए होता है 14 दिन से लेकर 364 डेज़ के लिए, यानी कि 365 के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर। तभी तो हम इसे शॉर्ट टर्म कह रहे हैं, तभी ये मनी मार्केट के अंदर आ रहा है, ठीक है।
ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। चलिए अब ये बात और डिस्काउंट वाली बात साथ में समझते हैं। तो क्या होता है कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कहलाए जाते हैं? आप अगर अकाउंट्स में जाएं शेयर्स वाले बुक में, तो आपने डिबेंचर पढ़े थे, तो डिबेंचर में ऐसा दिया होता था कि भाई ये है 7% डिबेंचर, ऐसे करके दे रखा होता था, है ना। तो ये 7% इसमें क्या था? ये होता था कूपन रेट। क्या होता था? कूपन रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट, कि ये जो डिबेंचर है इस पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ट्रेजरी बिल का जो कूपन रेट होता है वो होता है 0। इसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल आप खरीदते हो तो उसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्यों खरीदो ट्रेजरी बिल? जब आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में कुछ बिल भी नहीं रहा है, तो आप क्यों खरीदो ट्रेजरी बिल? तो वो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि दीज आर इशूड एट डिस्काउंट। ये एक्चुअली इशू ही डिस्काउंट पे किए जाते हैं। क्या मतलब होता है डिस्काउंट का? कि आपकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी फेस वैल्यू हो गई, और ये फेस वैल्यू सपोज आपकी है भाई 25,000 का बिल है, 25,000 का बिल है, लेकिन आपको ये इशू कर दिया गया 24,000 में। आपको ये बिल इशू किया गया है 24,000 में, लेकिन जब आप इस बिल को रिडीम करोगे, जब टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा और ये पैसा आपको वापस मिलेगा, तो 25 ही मिलेंगे, ठीक है। आप 25,000 का बिल था, आपको देने पड़े 24, आपको देने पड़े 24 क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू हुआ था, लेकिन जब आपको वापस मिलेगा तो 25 ही मिलेगा। तो इसका जो डिफरेंस हुआ ये 1000 रुपीज़, ये आपका बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया? तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो आपको जब वापस सारा पैसा मिलेगा तो इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपनसेट हो गई ना, कि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड है, लेकिन भाई डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, यानी कि 25 का बिल था वो आपको 24 में दिया गया है, कम में दिया गया है, लेकिन जब आपको पैसा वापस करेंगे तो पूरा करेंगे 25, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले या नहीं मिले, तो उसने इंटरेस्ट के तरीके से काम कर दिया। Then treasury bills are available for minimum amount of 25,000 and multiple of thereof। क्या मतलब है इसका? कि ट्रेजरी बिल जो हैं वो मिनिमम आपको 25,000 के मिलते हैं, मिनिमम 25,000 रुपये के, और आप अगले और जो लेंगे वो 25,000 के मल्टीपल में ही ले सकते हैं। आप मिनिमम लेंगे 25,000 का ट्रेजरी बिल, और अगर आपको और लेना है तो फिर 25 के बाद आपको डायरेक्ट 50,000 का लेना पड़ेगा, फिर 75,000 का, फिर 100, ठीक है, फिर 1 लाख का, इस तरीके से होता है। तो आप अगर चाहें कि भाई मैं 40,000 का बिल ले लेता हूँ, 40,000 का ट्रेजरी बिल, तो नहीं, आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये बात है कि आपको 25,000 का ही बिल लेना है मिनिमम, और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप 25,000 के मल्टीपल में लोगे, कि 25,000 का, फिर 50,000 का, फिर 75,000 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारी चीज़ें ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके MCQs में भी काम आ सकते हैं, और जब आप ट्रेजरी बिल को एक्सप्लेन करेंगे तब भी बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट वाइज करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या है? कुछ भी नहीं है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल वही चीज़ है। तो कमर्शियल बिल को हम ट्रेड बिल भी कह सकते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बिल्कुल यही चीज़ होती है। तो इसको समझेंगे कि भाई सपोज एक पार्टी है A और एक पार्टी है B, ठीक है। तो A जो है वो है सेलर, और B जो है वो है परचेजर। समझ आ रहा है? A जो है वो है सेलर और B जो है वो है परचेजर। तो B ने A से गुड्स लिए क्रेडिट पे, पैसे नहीं दिए उसको, क्रेडिट पे गुड्स लिए, लेकिन बोला कि भाई मैं तुम्हें इतने इतने दिन में पैसे दे दूंगा, कि मुझे 2 महीने का समय चाहिए, मैं तुम्हें 2 महीने में पैसे दे दूंगा। अब A बोलेगा कि भाई मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम दे ही दे दोगे, तो ये बात तुम मुझे लिख कर दे दो। ये वाली बात होती है कि चलो इस चीज़ को लिख लेते हैं, एक बिल पे साइन कर लेते हैं। तो क्या होता है कि फिर A जो है एक बिल तैयार करता है, एक बिल तैयार करता है जिसे आप कमर्शियल बिल कहते हो, ठीक है। उसमें पूरा लिखा होता है कि भाई ये B है, इसने मुझसे इतने इतने गुड्स लिए हैं और ये मुझे इस डेट पे वापस कर देगा, ठीक है। तो एक बिल तैयार किया A ने,
तो फिर क्या हुआ कि ए ने बिल तैयार करने के बाद बी से बोला कि इसे एक्सेप्ट करो और इस पे साइन करो, इसे पढ़ लो, बोलो तुम राजी हो इतने इतने दिन के लिए पेमेंट देने के लिए, इतने इतने दिन में। तो बी बोलेगा ठीक है भाई मैं राजी हूँ। बी ने साइन कर दिया। क्या हुआ कि ए ने बिल बनाया और बी ने साइन कर दिया। अब ए के पास प्रूफ है कि नहीं है कि देखो तुमने साइन किया था, मुझे वापस दो पैसे, है ना। ए के पास प्रूफ हो गया ना, सेलर के पास प्रूफ हो गया। तो ये ही जो बिल है, जिस बिल की बात हो रही है, जो कि एक तरीके से प्रूफ की तरह काम करता है, वो बिल हो गया आपका कमर्शियल बिल। तो बस इसी के बारे में समझेंगे। ट्रेड बिल्स या फिर कमर्शियल बिल भी आप कह सकते हैं, अकोमोडेशन बिल भी आप कह सकते हैं। ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर, एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म पे ये बिल बनाती है, ड्रॉ करती है, ठीक है। बिल लिखना, बनाना मतलब ड्रॉ करना, ठीक है। तो एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म पे ये बिल ड्रॉ करती है। देन यूज्ड इन क्रेडिट परचेज और सेल, क्यों बनेगा भाई? अगर कैश में पेमेंट हो गई होती तो बिल बनाने की ज़रूरत ही क्यों होती? तब तो बात वहीं पे सॉर्ट हो जाती। बिल ही इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि क्रेडिट पे हो रहा है, जो सेल और परचेज जो हो रही है वो क्रेडिट पे हो रहा है, इसीलिए बिल बना रहे हैं, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड इज जनरली 90 डेज, ज़्यादातर क्या होता है 90 डेज, 3 महीने का मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म है, मनी मार्केट के अंदर आ रहा है। देन कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक्स इवन बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस बात का क्या मतलब है कि ये देखो प्रूफ की तरह काम करता है, ठीक है। तो सेलर परचेजर जो है यानी कि बी जो है वो ए को पैसे वापस कर देगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर ए को उससे पहले ज़रूरत पड़ गई, बोला कि भाई मेरा तो उससे 2 महीने का वादा है, 2 महीने में देगा वो तो मुझे पैसे, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो वो क्या करेगा कि अपने उस बिल को लेके, अपने उस कमर्शियल बिल को लेके जाएगा बैंक के पास, बोलेगा कि भाई ऐसे ऐसे मुझसे एक इंसान ने ख़रीदा था उधार पे और वो मुझे इतने दिन में पेमेंट करेगा, तो ऐसा करो इसके पैसे आप मुझे दे दो, इसके बदले में जब वो पेमेंट देगा तब आप उससे डायरेक्ट ले लेना, ठीक है। वो मुझे देता पहले, अब आपको दे देगा। तो बैंक कहेगी ठीक है भाई मुझसे ले लो, इसके बदले में कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं बिल की डिस्काउंटिंग करना। क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड अभी आया नहीं है मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन ए जो है बैंक के पास जाके बिल के बदले में पैसे ले सकता है। अब जब बी का टाइम आएगा तो वो डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करेगा। अब ए से कोई मतलब नहीं है, ए ने तो अपने पैसे ले लिए, अब बी डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करेगा, अब बैंक उससे पैसे निकलवाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर क्या है, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैन बी ईजीली ट्रांसफर्ड। क्या मतलब है इसका कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बिल जिसके नाम पे लिखा गया है उसी को आपको पेमेंट करनी है, ये बिल ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। जैसे एक केस समझते हैं कि सपोज़ ए है, अब ए भी एक बिजनेस फर्म है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा कैश क्रेडिट सब में ट्रांजैक्शन होते होंगे भाई। तो सपोज़ ए की कमिटमेंट थी कि उसको किसी को पैसे देने थे, ठीक है, उसको किसी को देने थे, उस पर ड्यू चल रहा था। सपोज सी है, एक थर्ड पार्टी है सी, ठीक है, जिस ए को जिसे पैसे देने थे। तो अब ए बोलेगा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 2 महीने में बी से पैसे आने वाले हैं, ठीक है, 2 महीने में बी से पैसे आने वाले हैं। तो ए क्या करेगा, इसको सी को बिल दे देगा कि ये भाई मेरे पास ये बिल रखा है, ये रख लो। इससे प्रूफ हो गया ना कि अब जब बी आएगा वो डायरेक्ट सी को पेमेंट कर देगा। अब भाई बी को क्या मतलब, जिसके हाथ में बिल वो तो उसे पेमेंट कर देगा, उसे पहले ए को करना था क्योंकि ए के पास बिल था। अब ए ने दे दिया सी को तो कोई बात नहीं, वो सी को कर देगा, उसे पेमेंट करने से मतलब है, वो कर देगा, उसे तो बिल का पेमेंट करना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये इसने बिल ट्रांसफ़र कर दिया कि नहीं कर दिया, कि पहले ए के नाम पे था कि ए को भाई पैसे देने, अब ए ने क्या करा कि उसका कुछ उधार बनता था, उसने सी के नाम पे कर दिया। तो अब जब बी आएगा तो वो सी को देगा, तो हो गया ना, एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके नाम पे बिल ट्रांसफ़र किया, जिनके नाम पे बिल लिखा गया है उन्हीं के नाम पे रहे, उन्हीं को पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है, किसी और के नाम पे भी बिल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। जब ए जो है बिल सी को दे देगा तो ये बिल को एंडोर्स कर देगा, ठीक है। देन
अ ट्रेड बिल इज रिटन एक्नॉलेजमेंट। अब बात समझते हैं एग्जैक्टली कि ट्रेड बिल होता क्या है। तो ट्रेड बिल इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वेयर द मेकर और द ड्रॉयर इंस्ट्रक्ट्स द ड्रॉई टू मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेड बिल एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई ये इंसान जो है मुझे इतने इतने टाइम में पैसे वापस कर देगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ठीक है, एक तरीके से प्रूफ है कि भाई ये इंसान मुझे इतने इतने दिन में पैसे वापस कर देगा। प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है ये मुझे इतने दिन में पैसे वापस करने का, ठीक है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया। इसको ड्रॉ कौन करता है? इसको ड्रॉ करता है ड्रॉअर। अब ड्रॉअर कौन होता है? इस केस में ए ड्रॉअर है, इस केस में ए ड्रॉअर है क्योंकि ए ने बी के नाम पे बिल ड्रॉ किया, बोला कि हाँ भाई हाँ बोलो तुम मुझे इतने इतने दिन में वापस कर दोगे। तो जो सेलर है वो बिल ड्रॉ करेगा और वो ड्रॉअर कहलाएगा, ठीक है। किसके नाम पे करेगा? बी के नाम पे, जो कि ड्रॉई कहलाएगा, ठीक है। फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया, यानी कि ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। क्या चीज़ हुई कि ट्रेड बिल एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है जिसको ड्रॉ करता है सेलर या फिर ड्रॉअर, ठीक है, और एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कैसे करेगा? साइन करके, ड्रॉई यानी कि परचेजर। और उसमें ये लिखा होता है कि भाई ये पर्टिकुलर इंसान जो है ये मुझे इतने इतने दिन में इतना इतना अमाउंट वापस कर देगा। तो ये होता है हमारा कमर्शियल बिल। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं कि ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कंपनी आपको इशू करती है फंड के बदले में, कि आप पैसे दीजिए उनको और उसके बदले में वो प्रॉमिसरी नोट देती है, बोलती है कि भाई इतने इतने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ही इशू करती हैं। तो ये तो हो गया प्रॉमिसरी नोट जिसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। तो इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं? इसमें ऐसा ये है कि भाई ये जो कमर्शियल पेपर जो होते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई आगे जाके अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसका कोई एसेट मॉर्गेज हो तो वो आपको वो बेचकर आपको पैसे वापस करे जाएं, सिक्योर्ड हो आपकी सिक्योरिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो कमर्शियल पेपर पे जो पैसा है वो अनसिक्योर्ड है, यानी कि इनकेस अगर आगे जाके कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो आपको आपका पैसा वापस मिले या नहीं मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कंपनी दे सकती होगी तो देगी, नहीं दे सकती होगी तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये होते हैं कि भाई कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स हैं तो क्या हर कंपनी उसे इशू कर सकती है? भाई क्या भरोसा, आप हमारा पैसा लेके भाग गए तो आपने तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखवाई है इसके बदले में, तो हम अपना पैसा रिकवर कैसे करेंगे? तो ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं इसीलिए हर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों कर सकती है, लेकिन ये क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस है, किसकी कितनी अच्छी गुडविल है। जो जितनी ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी, यानी कि भाई ये कंपनी है ये तो हमेशा अपना जो डेट है वो टाइम पर पे करती है, सब कुछ टाइम से करती है, तो इससे क्या होगा कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी उस कंपनी की। तो मतलब जिस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है आप उससे आराम से कमर्शियल पेपर ले पाएंगे क्योंकि आपको उस कंपनी में फेथ है, ठीक है। तो हर कंपनी इशू नहीं करेगी कमर्शियल पेपर, वो कंपनी इशू करेगी जिसकी ज़्यादा अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं कमर्शियल पेपर्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। सबसे पहले इंडिया में ये 1990 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही सिक्योरिटी ये कमर्शियल पेपर इशू करती है। कमर्शियल पेपर क्या है? प्रॉमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। देन विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड वेरीज फ्रॉम 3 to 12 मंथ। फिक्स मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 3 महीने से लेकर 12 महीने तक। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है, तो 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का ये इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। सिंस commercial papers are unsecured, so these can be issued by companies having good reputation and credit worthiness। जो बात अभी बताई कि सारी कंपनीज नहीं इशू करेंगी, वो कंपनीज इशू करेंगी जो कि जिनकी अच्छी गुडविल होगी, जो जिनकी अच्छी रेपुटेशन होगी, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी, तो वही कंपनीज इसको इशू कर सकते हैं क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। देन
कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर्स इन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के ज़्यादातर मेन इन्वेस्टर जो हैं वो बैंक इन्वेस्ट करती है इनमें और म्यूचुअल फंड्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और फंड्स रेज थ्रू सीपी आर यूज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आप कमर्शियल पेपर इशू करते हो तो ये क्या है, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये आपकी, ये आप 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो यानी कि आपका जो अमाउंट होगा वो भी कम ही होगा। तो ये आप क्यों लेते हो, ये आप इसीलिए लेते हो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब है, सपोज करो कि आप कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत बड़ा सा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक लैंड खरीदना है, बहुत बड़ा लैंड, ठीक है, आपको उस पर बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है ये, उसके लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत है। अब फंड उसके लिए कोई छोटा मोटा तो चाहिए नहीं होगा, उसके लिए आप फंड बोरो करेंगे। तो थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसी बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ के थ्रू आप बोरो करेंगे फ़ंड को, ठीक है। तो ये फ़ंड अरेंज करने के लिए सपोज़ करिए कि आप कर रहे हैं 20 लाख का फ़ंड एक बिल्डिंग खरीदने के लिए। एक बिल्डिंग के लिए आप 20 लाख का फंड अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसके लिए सिक्योरिटीज़ इशू करी, डिबेंचर करा हो सकता है, शेयर करा हो सकता है, जो भी करा होगा। तो ये जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं ये ऐसे ही थोड़ी हो जाती हैं, इन पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो ही चीज़ जैसे ब्रोकर की आपको कमीशन वगैरह हो गया, ब्रोकरेज वगैरह हो गया, ये सब आपको देना पड़ता है, एजेंट के पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो ये सब में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो उसी खर्चे को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। उस खर्चे को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट के सपोज अगर 20 लाख पे आपको 10% यानी कि 2 लाख फ्लोटेशन कॉस्ट देनी है, ठीक है। आपको 10% 2 लाख फ्लोटेशन कॉस्ट देनी है, ठीक है। आपके पास इतने 2 लाख भी नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट देने के लिए, तो अब आप इस 2 लाख को यहाँ कमर्शियल पेपर के थ्रू रेज करेंगे। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, इसको आप इस 2 लाख को आप इसके थ्रू रेज करेंगे कमर्शियल पेपर के थ्रू, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने एक बड़ा लोन लेने के लिए या फिर एक बड़ी सिक्योरिटी इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट जो आनी थी उसके लिए आपने ये कमर्शियल पेपर इशू करे हैं। इसीलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने एक जगह से फंड रेज करने के लिए दूसरी जगह से फंड रेज किया, ठीक है। आपको यहाँ से फंड रेज करना था, यहाँ पे कुछ कॉस्ट आ रही थी, इसीलिए तो आपने ये इशू करे हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, क्योंकि आपने एक जगह से फंड अरेंज करने के लिए दूसरी जगह से फंड अरेंज किया। तो अगर आपको कोई बड़ा फंड अरेंज करना है उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको कमर्शियल पेपर इशू करने होंगे, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर ज़्यादातर क्यों इशू किए जाते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए, इसीलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपने एक जगह से फंड रेज करने के लिए दूसरी जगह से फंड रेज किया, ठीक है। तो ये थे कमर्शियल पेपर्स। चलिए अब लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं कि कंपनीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बैंक के पास अपना काफ़ी हैवी डिपॉजिट रखवाते हैं और उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ टाइम डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब है कि एक लिमिटेड या फिर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये डिपॉजिट होता है, उससे पहले आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। जिस तरीके से एफडी होती है ना कि भाई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वैसे ही ये भी होता है और इसको आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको सपोज़ अर्जेंसी है, आपको ज़रूरत है, आप अपनी सिक्योरिटी को बेचना चाह रहे हो तो आप बेच सकते हो, लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। बैंक आपको वापस नहीं करेगी पैसे, बैंक आपको तभी करेगी जब उसका पूरा मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, आप किसी और को बेच सकते हो, ठीक है। देन ओनली अ बैंक कैन इशू CD। सिर्फ बैंक के पास ही इतनी अथॉरिटी है कि वो CD इशू कर सकती है और कोई इंस्टीट्यूट इशू नहीं करेगा। देन इट इज़ अ बियरर सर्टिफिकेट। बियरर सर्टिफिकेट का मतलब है कि ये सर्टिफिकेट जिसके हाथ में है उसको रीपेमेंट के टाइम पर पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर A के हाथ में है तो A को मिलेगा, A ने सपोज B को बेच दिया था सेकेंडरी मार्केट में तो अब B को मिलेगा। तो जिसके हाथ में ये CD है उसी को पैसा मिलेगा।
देन इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली। तो ये बात तो हमने दो जगह डिस्कस कर ली कि सेकेंडरी मार्केट में आप इसको बेच सकते हो, ये बेयरर्स इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आप इसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और के नाम पर। Then CD is issued by banks against the deposits kept by companies and institution। कंपनीज और इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स अपना डिपॉजिट कराती हैं बैंक के पास, उसके अगेंस्ट में उनको CD इशू किया जाता है। Then the time period of CD ranges from 91 days to 1 year। ये एक टाइम पीरियड है कि भाई 91 डेज से 1 ईयर तक जनरली इसके मैच्योरिटी पीरियड होता है। 1 ईयर के अंदर अंदर ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देन बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज डॉक्यूमेंट्स। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जो आपने ट्रेड बिल्स पढ़े थे, उनको डिस्काउंट करा सकते थे कि सपोज़ आपके पास ये बिल है, आप बैंक के पास गए कि भाई ये मुझे इतने दिन में पैसे वापस करेंगे, आप उनसे तब ले लेना, मुझे इसके बदले में पैसे दे दो। तो यही तो डिस्काउंटिंग का मतलब बताया था। लेकिन CD को डिस्काउंट कोई बैंक नहीं कर सकती है। वो ये जो पैसे आपने एक बार जमा करा दिए वो आपको तभी वापस मिलेंगे जब वो मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा। कोई भी बैंक, किसी भी बैंक को ये अलाउड ही नहीं है कि वो CD को, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट करे। ठीक है, तो ये था भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और फिक्स्ड डिपॉजिट में, क्योंकि दोनों में ही जो ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसीलिए दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब फिक्स्ड डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और फिक्स्ड डिपॉजिट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? CDs आर फ्रीली नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं ये, आप इनको किसी के भी नाम पे कर सकते हो, आप इनको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? FDs आर नॉट फ्रीली नेगोशिएबल। ये जिसने ख़रीदी है FD उसी के नाम पे रहेगी, ऐसे नहीं कि आप इसको बार बार किसी और को बेचते रहो, ऐसा नहीं चलता है। देन कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर। जो पीरियड होता है वो होता है 91 डेज टू 1 ईयर। और इसका क्या होता है? मे बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। मिनिमम 14 दिन के लिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। These are issued at discount on the actual amount of deposit held। तो ये डिस्काउंट वाली बात है, ये हमने पढ़ी थी ट्रेजरी बिल के टाइम पर कि डिस्काउंट पे इशू होते हैं। क्या मतलब है कि आपसे जो डिपॉजिट लिया वो कम लिया और आपको जो CDs इशू किए हैं वो ज़्यादा किए हैं। ठीक है, CD आपको ज़्यादा इशू किए हैं और पैसे आपसे कम लिए हैं। सपोज़ करिए कि आपसे पैसे लिए हैं 45,000, ठीक है, आपको CD इशू करे हैं 50,000 वर्थ के। ठीक है, लेकिन जब रीपेमेंट करेंगे वो पूरे 50,000 करेंगे। तो ये होता है डिस्काउंट का मतलब, सेम वही चीज़ जो ट्रेजरी बिल में समझी थी। ये क्या है? FD में ये होता है कि जितना आपने पैसा जमा कराया उतने की FD बनेगी। 1 लाख रुपए जमा कराए हैं, 1 लाख की FD बनेगी, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल उतने की FD बनेगी जितने के आपने पैसे जमा कराए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े, इन्हें कौन कौन इशू करता है। तो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड बॉन्ड्स इशू कर सकती है। और प्राइवेट कंपनीज ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स इशू कर सकती है। और बैंक्स कॉल मनी इशू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की 2 कैटेगरीज थी, एक था मनी मार्केट, एक था कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म फंड रेज करते हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पे बैक करना होता है। और उसके अलावा जो बचता है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड, वो आप कैपिटल मार्केट में रेज करते हैं। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड का मतलब हो गया जो 1 साल से ज़्यादा के टाइम, 1 साल के बाद आपको पे बैक करना है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में आप मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म फंड रेज करते हैं। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जैसे मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, वैसे ही कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? शेयर्स आप जानते हैं, कैपिटल का छोटे छोटे हिस्सों में आप कैपिटल को डिवाइड करते हैं और उसके बाद मार्केट में उसको इशू करते हैं इन अगेंस्ट ऑफ मनी। डिबेंचर बिल्कुल शेयर की तरह होता है, लेकिन शेयर जो होता है वो ओनर्स फंड होता है और डिबेंचर जो होता है वो बोरोड फंड होता है।
ये आपकी लाइबिलिटी होती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? डिबेंचर की तरह होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस होते हैं, आप किसी से उधार लेते हो, आप किसी से कुछ बोरो करते हो तो आप उसे बॉन्ड्स कहोगे। देन पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या हैं? ये आपके टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स टाइम डिपॉजिट्स, और ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसीलिए इनके बदले में आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मिलता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? बहुत सारे इन्वेस्टर्स के एक साथ पैसे को एक साथ पूल करके उन्हें किसी एक जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको नाम देखने हैं, अगर MCQ वगैरह में आ जाता है कि भाई इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये नाम याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं फीचर्स कैपिटल मार्केट के और एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसा होना चाहिए। तो फीचर क्या है? फर्स्ट इज लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एक मार्केट के अंदर सेवर्स होते हैं। सेवर्स कौन होते हैं? जिनके पास सरप्लस मनी होता है और वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट करें जो उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिले या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो कैपिटल मार्केट उनको एक काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से लिंक की तरह काम करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और सेवर्स के बीच में। देन नेक्स्ट इज डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में। ये शॉर्ट टर्म में डील नहीं करता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम होता है आपके पास पे बैक करने के लिए। देन यूटिलाइजेज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होती हैं? जो बीच के एजेंट्स होते हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो होते हैं, आप इन्हीं की हेल्प से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ये जो मार्केट्स होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके बारे में एक कॉमन लेमैन जैसे हम और आपको पूरी इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती है। तो हमको कोई ना कोई एजेंट, कोई ब्रोकर, कोई अंडरराइटर हायर करना पड़ता है और उससे फिर उसके थ्रू हम लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है और फिर जब वो लोग हमको सजेस्ट करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट जो है इंटरमीडियरीज़ का भी काफ़ी अच्छा यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है उन्हें। देन डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? कैपिटल फॉर्म कैसे होता है? जब कोई सेवर इन्वेस्ट करेगा तभी तो कोई कंपनी रिसीव करेगी और उसका कैपिटल जो है फॉर्म होगा। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है सेवर्स को, ताकि सेवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी में कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। देन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। कैपिटल मार्केट फ्रीली वर्क कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली फ्रीली वर्क करे। वो अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी वर्क करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी के अंडर वो वर्क करता है। उसको रेगुलेटरी बॉडी जो होती है कैपिटल मार्केट की, वो होती है सेबी। तो क्या होता है कि भाई अगर आप कोई गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी और सब कुछ प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी, तो ऑफ कोर्स ये प्राइवेट कंपनीज में जो पैसा लगा हुआ होता है, फिर कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक भी होती है। तो भाई किसी भी फर्म का क्या भरोसा, कहीं फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फीचर्स थे। अब देख लेते हैं कि एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसा होना चाहिए। तो पहला, वेयर फाइनेंस इज़ अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे अगर फाइनेंस अवेलेबल होगा, ये हम कंपनी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप फंड रेज कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट जो है, उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा झिझकोगे। तो क्या है कि ये आइडियल कैपिटल मार्केट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कॉस्ट जो हो एक फ़ंड को एक्वायर करने की, वो मिनिमम से मिनिमम हो। देन विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एक आइडियल कैपिटल मार्केट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज हो। देन वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। जहाँ पर मार्केट के ऑपरेशन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो ठीक से आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये नहीं कि वो कुछ छुपा रहे हैं, उनके कुछ हिडन क्लॉजेज हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी तो एक फेथ बनता है ना। देन मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को एक काफ़ी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है भाई अपना पैसा लगा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में अपना फ़ंड इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना खुद का कमाया हुआ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब जाहिर सी बात है कि आप सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही इन्वेस्ट करोगे। आप कहीं भी थोड़ी नहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। तो कैपिटल मार्केट को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस वजह से भी नहीं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास एक कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
तो कैपिटल मार्केट को एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए इन्वेस्टर्स को। देन लास्ट इज मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली। ये नहीं है कि भाई आपने कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर लिया, अब आप उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हो या फिर आप उसको बस यूं ही वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर कैपिटल जो हो वो एकदम प्रोडक्टिवली यूज़ हो, उसका जो यूटिलाइजेशन हो वो एकदम प्रोडक्टिव यूजेस में हो। तो ये थे भाई एक कैपिटल मार्केट, एक आइडियल कैपिटल मार्केट किस तरीके का होना चाहिए। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप्स के मार्केट होते हैं, एक था मनी मार्केट, एक था कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं। कैपिटल मार्केट के अंडर भी दो चीज़ें बताई थी, एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। तो हम बात कर रहे हैं अब प्राइमरी वाले की, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ खरीदी या बेची जाती हैं वो फर्स्ट टाइम इशू करी जाती हैं। कंपनी जो है वो किसी भी सिक्योरिटी को जब फर्स्ट टाइम इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती हैं प्राइमरी मार्केट में। देन न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फ्रॉम द कंपनी, इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती हैं? कंपनी प्राइमरी मार्केट में एकदम नई सिक्योरिटी इशू करती है। ऐसा नहीं कि भाई कस्टमर को बेच रहे हैं, जैसे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, ऐसा नहीं होता है। पहली बार अगर कोई सिक्योरिटी इशू कर रही है कंपनी तो वो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में करेगी। तो क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट जो है एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी है वो आपको कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रही है और आप उसे ख़रीद रहे हो, तो उसका जो पैसा होगा, आप उसके बदले में जो पैसे दोगे, जो फंड आप दोगे, वो डायरेक्ट कंपनी रिसीव करेगी। सिमिलरली जैसे आप एक शॉप पर जाते हैं, आप कोई सामान ख़रीदते हैं शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर आपको सामान देता है और डायरेक्टली आप उसको पैसे देते हो, तो उसका पैसा कौन रिसीव कर रहा है? शॉपकीपर। लेकिन वही सामान अगर आपने किसी और को बेच दिया कहीं और जाके, तो क्या उसका पैसा शॉपकीपर रिसीव करेगा? नहीं करेगा। तो उसी तरीके से प्राइमरी मार्केट में होता है कि पहली बार कंपनी इशू करती है सिक्योरिटी और फिर उसका जो फंड होता है वो भी कंपनी ही रिसीव करती है। उस फंड की हेल्प से कंपनी जो है अपने लिए कुछ रियल एसेट्स खरीदती है और उन रियल एसेट्स की वजह से कंपनी का या इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी मार्केट जो है वो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसका दूसरा भी है सेकेंडरी मार्केट, वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, प्राइमरी मार्केट ही करता है। तो कुछ कॉमन सिक्योरिटीज़ यहाँ पर बताई हुई हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वरना आपके अकाउंट्स में और पिछले साल की बिजनेस में भी आपने पढ़ाई होगा ये सब क्या होता है। और इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम देख लीजिए कि कॉमन सिक्योरिटीज़ जो प्राइमरी मार्केट में इशू करी जाती हैं वो ये होती हैं। अच्छा, लोन्स, अगर आप फंड रेज कर रहे हो लोन्स के थ्रू, तो वो प्राइमरी मार्केट में नहीं आएगा, सिक्योरिटीज़ ही आती हैं प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। तो इट डज़ नॉट इंक्लूड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट। चलिए अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। फ्लोटेशन का क्या मतलब होता है कि आप इशू किस किस मेथड से कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप सिक्योरिटीज़ को मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में इशू कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंपनीज़ क्या करती हैं इस मेथड में कि प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि कंपनी जो फंड रेज करना चाह रही है उसका पर्पस क्या है, वो उसे कहाँ यूटिलाइज़ करेगी, फिर पास परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी की पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है। इससे क्या होता है कि जनरल पब्लिक जब उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी, हम लोग एक बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि भाई ये जो कंपनी है ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये मेरे पैसे को वापस कर दे या फिर मुझे अच्छा रेट ऑफ डिविडेंड दे या नहीं दे। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ एनालाइज करके एक इन्वेस्टर फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि रीच बहुत ज़्यादा होती है, एक साथ कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को रीच कर पाती है।
इसमें कंपनी को बहुत बार एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ जाता है, जैसे कि अंडरराइटर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, ऐसे कुछ एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स लेकर आते हैं और उनकी जो रीच होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एजेंट्स सजेस्ट करते हैं लोगों को और लोग फिर आपके आपके सिक्योरिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होता है कि भाई पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। देन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को इशू करती है ना, ऑफर फॉर सेल में कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को इशू नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, बल्क में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ वो एजेंट को इशू कर देती है। एजेंट को वो फेस वैल्यू पे इशू करती है और एजेंट फिर उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके जनरल पब्लिक को इशू करता है। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कंपनी इशूज़ टू इंटरमीडियरीज एट फेस वैल्यू। इंटरमीडियरीज कौन हो गए, ब्रोकर, अंडरराइटर, जो भी एजेंट्स होंगे। ठीक है, तो कंपनी पहले एजेंट्स को इशू कर रही है फेस वैल्यू पे। जैसे अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो वो 10 रुपये पे इशू कर रही है एजेंट्स को। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज इशू टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइसेस। जैसे अगर 10 रुपये का शेयर है तो इंटरमीडियरी जो है जनरल पब्लिक को 12 रुपये में बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, इनको प्रॉफिट मिल गया, इंटरमीडियरीज को प्रॉफिट मिल गया। और कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ कि कंपनी को बहुत सारी ये जो लीगैलिटीज़ और ये लंबे चौड़े जो प्रोसीजर होते हैं ना, कि हाँ भाई इतना मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी आप करो, 90% से ज़्यादा होना चाहिए आपका सब्सक्राइब्ड, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी लीगैलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ में कंपनी को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। वो डायरेक्ट इशू करती है इंटरमीडियरी को और इंटरमीडियरी इशू कर देती है जनरल पब्लिक को। तो ये होता है ऑफर फॉर सेल। थर्ड इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि ऑफर फॉर सेल की तरह ही होता है, लेकिन ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, यानी कि डायरेक्ट आप जनरल पब्लिक को नहीं इशू करते हो, आप इंटरमीडियरी को इशू करते हो। और इंटरमीडियरी भी जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती है, वो कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को इशू करती है, इसीलिए हम इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। सिलेक्टेड क्लाइंट्स, और वो सिलेक्टेड क्लाइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यूटीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ रेपुटेटेड सिलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं जिनको इशू किए जाते हैं ये सिक्योरिटीज़। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इंटरमीडियरीज इशू टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स, मतलब पहले कंपनी इंटरमीडियरी को इशू कर देगी और फिर इंटरमीडियरी जो है वो जनरल पब्लिक को ना इशू करके एक हायर प्राइस पे कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को इशू करेगा, जैसे यूटीआई, एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस वगैरह। फोर्थ इज़ राइट इशू। राइट इशू का क्या मतलब होता है कि आप जब न्यू सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट में ये कंपल्शन आपको बोला गया है कि ये कंपलसरी है कि आप जब न्यू सिक्योरिटी इशू करोगे तो आप डायरेक्ट कहीं एक्सटर्नल, मतलब किसी बाहर वाले को ना करके आप पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछोगे। जो आपके पहले से शेयर होल्डर्स हैं आप उनसे पूछोगे कि हाँ भाई ये न्यू सिक्योरिटीज़ हमको इशू करनी है, आपको लेना है। अगर वो मना करते हैं तो फिर तभी आप कहीं बाहर जाओगे इशू करने, वरना उनका ये प्रीएम्प्टिव राइट है, उनका ये राइट हक बनता है कि आप उनसे पहले पूछो। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछा जाता है। क्यों करा जाता है ऐसा, क्योंकि अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले नहीं पूछ के नई नई सिक्योरिटीज़ को बाहर इशू करती रहेगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का तो जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। लेकिन वही है ना कि वो शेयर होल्डर्स हैं तो उनका भी तो कुछ राइट बनता है कंपनी में, तो उनका ये प्रीएम्प्टिव राइट है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाए न्यू इशू करने से पहले कि आपको ये चाहिए। अगर वो मना करते हैं तभी आप कहीं बाहर जाइए, वरना नहीं। तो राइट इशू का क्या मतलब है, इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। न्यू शेयर इशू कर रहे हो आप लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। देन EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि जो सबसे पहले आप पब्लिक को ऑफर करते हो, ये न्यू सिक्योरिटी सारी इनिशियल पब्लिक ऑफर ही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कि जब आप सिक्योरिटीज़ इशू करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, पूरा मार्केट आपका इलेक्ट्रॉनिकली तैयार है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एजेंट्स और अंडरराइटर्स वगैरह को हायर करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठ के डायरेक्ट वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ की। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि जब ये सारा ही जो इशू वगैरह का सारा काम है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स थे जिससे आप प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू कर पाओगे, यानी कि फ्लोटेशन कर पाओगे। चलिए अब सेकेंडरी मार्केट देखते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट जो होता है, सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। सबसे पहले आपने प्राइमरी मार्केट में क्या पढ़ा कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो पहली बार कंपनी इशू करती है। ठीक है, पहली बार आपको उसने इशू कर दिया, आपने ख़रीदा,
ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आपको बीच में कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, आप सोचोगे कि अच्छा मैंने तो वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं कंपनी के पास जाता हूँ और वापस ले लेता हूँ पैसे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और वो जनरली वो जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो आप कंपनी तो आपको पैसे तभी वापस देगी जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, वो जितना भी टाइम हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़रूरत होती है, आप चाहते हो कि मुझे अपनी सिक्योरिटी जो है वो बेचनी है, मैं कैसे कुछ करके बेच सकूं, तो आप क्या कर सकते हो, किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हो। कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है अब इससे। जब इन्वेस्टर किसी और इन्वेस्टर को बेच रहा है, दो इन्वेस्टर्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, तो वो हमारा सेकेंडरी मार्केट में होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये मार्केट जो है वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का मार्केट है। यहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ बाय और सेल की जाती हैं। पहली बार जो करी, प्राइमरी इशू जो करा, वो तो प्राइमरी मार्केट में करा, लेकिन सेकेंड हैंड एक बार आपने ख़रीद लिया फिर आप किसी और को बेच रहे हो, तो वो क्या हो गया कि वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आप शॉप पर जाते हो मोबाइल ख़रीदने, ठीक है, तो आप शॉप पर जाते हो मोबाइल ख़रीदने, और आपने मोबाइल ख़रीदा और ठीक है, आपको शॉपकीपर ने मोबाइल दिया, आप लेकर आ गए घर। अभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, आप सोचो मैं क्या करूं, तो आप सोचोगे कि अच्छा मेरे पास मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, मैं इसको बेच देता हूँ। आप दोबारा शॉप पर जाके उसको बेच सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई ये मोबाइल फ़ोन मैंने यूज़ कर लिया, अब रख लो, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे वापस दे दो पैसे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप ये कर सकते हो कि आप उसे किसी और को बेच दो। तो यही सिक्योरिटीज़ यहाँ पर भी होता है सेकेंडरी मार्केट में, कि इन दो इन्वेस्टर्स एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। देन सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। वही जो बात हमने बताई कि ये सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ हैं, इनमें जो बाइंग और सेलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है। फिर है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। फिर नो एडिशनल कैपिटल इज फॉर्म। ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि आप गए शॉपकीपर के पास, आपने फ़ोन ख़रीदा, आपने फ़ोन का कंपनसेशन दिया, आप फिर क्या हुआ कि शॉपकीपर ने वो पैसे रिसीव करे जितने का भी आपका फ़ोन होगा। अभी अगर आप उसको किसी और को बेच देते हो, तब तो क्या शॉपकीपर को कोई मतलब है इस बात से? नहीं है। तो क्या शॉपकीपर के पास उसका कोई पैसा आया? नहीं आया। शॉपकीपर उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ कंपनी के साथ है। कंपनी ने तो एक बार सिक्योरिटी बेच दी, कंपनी ने एक बार सिक्योरिटी बेच दी, उसका पैसा उसने रिसीव कर लिया, और फिर उसने कहीं इन्वेस्ट करके या फिर कुछ एसेट वगैरह खरीद के उसने अपना कैपिटल फॉर्म कर लिया। लेकिन अगर आप उसी सिक्योरिटी को किसी और को बेचते हो, तो क्या कंपनी के पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर उसका कैपिटल इस तरीके से फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए कोई एडिशनल कैपिटल फॉर्म नहीं होता है सेकेंडरी मार्केट में। If there is no secondary market, then the investment could be blocked. ये बात तो है कि अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो क्या होता कि बिल्कुल जितना भी रिडेम्पशन का टाइम हो, वो जितना भी हो, ठीक है, आपको तभी पैसे वापस मिलते। एक तरीके से आपका जो पैसा है वो लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता। लेकिन ये जो है, इससे आपको बहुत ज़्यादा सेकेंडरी मार्केट से लिक्विडिटी मिलती है। जब भी आप चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं इसे बेच दूँ, तो आप किसी और को जाके बेच दो। हाँ, कंपनी को वापस नहीं कर सकते हो अभी, लेकिन आप किसी और को तो बेच सकते हो ना, तो आपको लिक्विडिटी तो मिली। तो अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो क्या होता है, लंबे टाइम के लिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट तो लंबा होता है, तो लंबे टाइम के लिए आपका पैसा कहीं ब्लॉक हो जाता। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की हेल्प से सेकेंडरी मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है लिक्विडिटी में। आप आराम से अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो किसी और को बेच के। इट ऑल्सो गिव्स द चांस टू इन्वेस्टर्स टू मेक प्रॉफिट। इन्वेस्टर्स को भी चांस मिलता है प्रॉफिट कमाने का। कैसे मिलता है कि आपने भाई आप कंपनी हो, आपने अपने किसी कस्टमर को बेची सिक्योरिटी 10 रुपये की, उसने किसी और को बेच दी 12 रुपये की। कंपनी के पास उसका पैसा नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्टर को तो फ़ायदा हो गया ना। तो इससे फ़ायदा होता है कि भाई इन्वेस्टर को भी कुछ चांस मिले प्रॉफिट अर्न करने का। Last is this attracts even those investors who wants to invest for short period of time. बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हेजिटेट करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि उनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो मनी मार्केट में करेंगे, तो कैपिटल मार्केट में तो करेंगे नहीं। तो कैपिटल मार्केट में शॉर्ट पीरियड वाले इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, वो इससे करते हैं सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट से बहुत हेल्प मिलती है। इसकी जो लिक्विडिटी होती है कि कभी भी कोई भी चाहे तो किसी और को बेच
बेच सकता है सिक्योरिटी। इससे बहुत हेल्प मिलती है कि भाई जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आते हैं कि हाँ ठीक है, पैसे तो मुझे कभी भी मिल जाएंगे, मुझे 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, जितने भी टाइम शॉर्ट पीरियड, 1 महीने के लिए करना है, 2 दिन के लिए करना है, आप जब भी चाहो अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हो और उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो इसकी लिक्विडिटी की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंडरी मार्केट। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच। तो यहाँ पे कुछ बेसिस गिवन है और ये है प्राइमरी मार्केट का कॉलम और ये है सेकेंडरी मार्केट का कॉलम। तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं जो पहली बार कंपनी इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, यानी कि कंपनी ने एक बार इशू कर दी लेकिन अब वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग जो भी चल रही है वो कंपनी नहीं कर रही है, वो दोनों कस्टमर्स या फिर दोनों इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ होती हैं। देन इशूड बाय, ये कौन इशू करता है प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़? कंपनीज। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इशू नहीं करती है, कंपनी ने तो एक बार इशू कर दिया प्राइमरी मार्केट में, अब सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग चलती है। देन कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है ये कैपिटल फॉर्मेशन में। कैसे? क्योंकि जब प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर कंपनी को पैसे देता है, तो डायरेक्ट जब कंपनी के पास पैसे होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्टली पैसा आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है। कैसे कि भाई कंपनी के पास तो डायरेक्ट पैसा आया नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स के बीच में रहा, लेकिन सरप्लस यूनिट यानी कि जिस इन्वेस्टर के पास ज़्यादा है उससे डेफिसिट यूनिट की तरफ तो जा रहा है ना, यानी कि जिस इन्वेस्टर के पास कम है तो सरप्लस से डेफिसिट की तरफ तो फिर भी जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कैपिटल फॉर्म तो हो ही रहा है ना इकोनॉमी में। देन एंट्री, सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती हैं। सेकेंडरी मार्केट में सारी कंपनीज अपनी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती हैं, सिर्फ वो कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं वही सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में इशू करेंगी। फिर है जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन, नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मार्केट है वहाँ पे जाके आप सिक्योरिटीज़ ले लो, ऐसी कोई जोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होती है। सेकेंडरी मार्केट की फिक्स्ड होती है, एक फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया होता है और वर्किंग आवर्स भी होते हैं कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम चल रहा है या फिर यहाँ पर। तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं पूरे इंडिया में, काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जब हम स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके के पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यानी कि इसका एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया होता है और इसका नहीं होता है। प्राइस क्या रहते हैं? इसके प्राइस तो कंपनी की मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि भाई जितना भी कंपनी को रखना है प्राइस अपने शेयर का या डिबेंचर या जो भी सिक्योरिटी का वो रख सकती है। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी डिसाइड नहीं करती है, ये तो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है कि भाई जिस शेयर की या फिर जिस सिक्योरिटी की जितनी डिमांड उसके प्राइसेस उतने हाई, जिसकी जितनी कम उसके प्राइसेस उतने लो। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई से चलता है कि प्राइसेस कितने होने हैं। तो ये थे भाई हमारे डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। बस इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में तो लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमसे लाइव क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। तो बस आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।